Every month, we try and cover the important judgments given by the Supreme Court, and I'm here yet again with the August month video. And आज हम बात करने वाले हैं all the important judgments given by the Supreme Court. Remember, this is for your knowledge purpose. If you're studying for any law entrance exam, if you're preparing for LLM, CLAT PG exam you have to give, this video is very much applicable to you. However, there are more judgments that are compiled by us in our PDF that is available on our website. So if you want to study in detail, you can check from there. Let's start with this video and look at the important judgments for this month. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. फर्स्टली आप देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली का जजमेंट. इफ यू रिमेंबर, आई जस्ट गिव यू अ पास्ट history of this particular case. There has been a tussle, a war between Delhi government and governor कि किसकी क्या powers है. So powers को लेके काफी war रहा है. And in the recent past there was a case जहां पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की जो पावर्स हैं वो वहां तक एक्सटेंड होंगी जहां तक लिस्ट 2 और लिस्ट 3 की बात है, जिसके रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट लॉज बनाते हैं. सो एग्जीक्यूटिव पावर विल बी लिमिटेड टू दीज लिस्ट. एंड जो नया आर्टिकल आया था 239AA, वहां पर एक्सक्लूड किया गया कि ये पावर्स विल नॉट इंक्लूड पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड. इन सब्जेक्ट्स पे गवर्नर की पावर प्रिवेल करेगी. तो अब अगर हम यहाँ पर जो प्रेजेंट केस है ये देखिए, यहाँ पर फाइट थी रिगार्डिंग व्हाट, बिकॉज पुराने केसेस चलते आ रहे हैं. सो अब ये दोनों के बीच में अभी भी टसल जारी है. एंड यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन लाया था जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 10 पीपल अपॉइंट किए थे टू एमसीडी, एंड इट वाज डन बाय हिमसेल्फ ऑन हिज ओन इनिशिएटिव विदाउट एनी एड एंड एडवाइस. अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कहता है, सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज द पावर टू नॉमिनेट aldermen टू एमसीडी ऑफ दिल्ली विदाउट एड एंड एडवाइस. तो जो दिल्ली गवर्नमेंट की कंटेंशन थी उसको रिफ्यूट कर दिया गया है. एंड कोर्ट हैज सेड दैट ये जो स्टैट्यूटरी पावर है, ये जो पावर है, ये एक स्टैट्यूटरी पावर है जो डीएमसी एक्ट से फ्लो हो रही है गवर्नर के पास. तो गवर्नर को एड और एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है. एंड इट इज नॉट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट जो हम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के थ्रू लेंगे, यानी चीफ मिनिस्टर के थ्रू जो फ्लो करेगी. ये जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, हम यूनियन टेरिटरीज में एलजी टर्म यूज करते हैं. तो उन्होंने बोला कि ये स्टैट्यूटरी मैंडेट है, उनके पास ये पावर ऑलरेडी गिवन है, प्लस सेक्शन 33B. तो जब हम ये स्टैट्यूटरी पावर की बात कर रहे हैं तो कौन सा सेक्शन ये पावर देता है? ये सेक्शन कहता है कि एलजी कैन नॉमिनेट 10 पर्सन्स विद स्पेशल नॉलेज टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. और ये अमेंडमेंट के थ्रू 1993 में लाया गया था प्रोविजन. सो गवर्नमेंट हियर हैज सेड दैट द लॉ इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट, जो डीएमसी एक्ट है, गवर्नर उसके अंदर रह के अपनी इस पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, विच इज वेरी मच वैलिड एंड इट वेरी मच सेटिस्फाइज द एक्सेप्शंस जो आर्टिकल 9AA4 में दिए हैं, जहां पर गवर्नर अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकते हैं. सो दीज आर द मैटर्स वेयर गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन. जैसे हमने ये सब्जेक्ट्स बात करे थे, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड वाले. सो ऐसे केसेस होते हैं जहां पर गवर्नर अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकता है, उसको एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है. Then the next case pertains to Pronith versus the Board of Directors of Canara Bank. So यहाँ पर what did the court say? This basically was a case where MSME ministry ने notify किया that there shall be a framework which will be followed for revival and rehabilitation of MSMEs. MSME being medium, small scale, medium enterprise. तो अब इनके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी स्ट्रेस है किसी एमएसएमई अकाउंट को, दे आर नॉट परफॉर्मिंग, एमएसएमईज आर नॉट परफॉर्मिंग फाइनेंशियली वेल, तो ये नोटिफिकेशन के प्रोविजंस अप्लाई होंगे. एंड ये प्रोविजंस क्या कहते हैं कि इससे पहले कि बैंक किसी भी एमएसएमई को डिक्लेयर करे दैट दीज एमएसएमईज आर नाउ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएस, उसके लिए बैंक्स को एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा. वो क्या है? दे हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द इंसिपिएंट स्ट्रेस इन द अकाउंट, जो स्ट्रेस है इन एमएसएमईज के अकाउंट्स में, और फिर उसके बेसिस पे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें अंडर स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी. सिंस हियर व्हाट हैपेंड कि बैंक्स ने जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी सारफेसी एक्ट के अंदर विदाउट फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन थी. इस चीज को यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा था. सो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि बैंक्स कैन नॉट overlook or overstep this procedure that is validly given. They have to follow this procedure. हाँ, ये है कि अगर एमएसएमई के ऊपर क्या ड्यूटी है कि उनको अपना वेरिफिकेशन कराना होगा, अपनी जो डिटेल्स है कि वो एक एमएसएमई है, ये प्रूव करना, ये ओनर्स उनके ऊपर है और उन्हें बैंक्स को ये डिटेल्स अपनी देनी होंगी. और अगर उस केस में ये दिखता है कि ये एमएसएमई नहीं है, तब बैंक सारफेसी के अंडर जाएगा. बट अदरवाइज
Banks are not empowered to classify loan accounts as NPAs of these MSMEs without following the mandatory procedure. ये इस केस में बोला गया। देन नेक्स्ट है justdial.com वर्सेस पीएन विघ्नेश। अब यहाँ पर क्या चीज इन्वॉल्व है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सभी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं आपको ये पता होगा कि हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स हैं वो हमें प्रोहिबिट करते हैं टू एडवर्टाइज। अ लॉयर कैन नॉट एडवर्टाइज हिज वर्क because law is considered to be as one of the most noble professions, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं ऐसे ऐसे ही लॉयर्स जो हैं वो भी सेम शूज में होते हैं, सो दे कैन नॉट सॉलिसिट वर्क। अब यहाँ पर केस होता है जस्ट डायल, हम सब लोग जानते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी लोकल सर्विसेज के नंबर्स वगैरह हमारे पास एक डायरेक्टरी बनी हुई है, वी रीच आउट टू दैट डायरेक्टरी। नाउ व्हाट हैपेंड, मद्रास हाई कोर्ट हैड डायरेक्टेड जस्ट डायल एंड अदर्स एज वेल, जैसे सुलेखा वगैरह है, इनको डायरेक्शन दी गई कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन ले इनके अगेंस्ट और एडवोकेट्स के अगेंस्ट जो ऑनलाइन पोर्टल, इन ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू अपना काम सोलिसिट कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर बीसीआई को डायरेक्ट किया कि आप एडवोकेट एडवर्टीजमेंट नहीं अलाउ कर सकते। सो फॉलोइंग दिस हाईकोर्ट जजमेंट, डायरेक्टिव्स इशू करे गए बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेटिंग कि जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले अगेंस्ट दीज एडवोकेट्स अगर ये पाया जाता है, इफ इट इज फाउंड दैट दे वर सीकिंग वर्क थ्रू दिस ऑनलाइन पोर्टल। नाउ व्हाट दिस ऑनलाइन पोर्टल वाज डूइंग, कि इनका ये कहना था कि हम सिर्फ ऑनलाइन एक डायरेक्टरी मेंटेन करते हैं, क्वालिफिकेशन, एरियाज ऑफ प्रैक्टिस और इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो हमारे अगेंस्ट केस क्यों। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वायलेशन क्या देखा कि एक तो यहाँ पर इलीगल सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क हो रहा है 36 रूल के अंडर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, प्लस प्रैक्टिस जो है ऑफ प्रोवाइडिंग रेटिंग्स एंड ऑफरिंग प्राइसेस, क्योंकि इस ऐप पे रेटिंग्स वगैरह भी दी जाती हैं लॉयर्स को और उनके प्राइसेस मेंशन होते हैं जो कि नहीं होना चाहिए एज पर बीसीआई। इसलिए ये इन इश्यूज को एग्जामिन किया जाएगा और इसके बिहाफ पे यहाँ पर नोटिफिकेशन आया कि स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेप्स ले उनको पिनलाइज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिस्पांस मांगा है कि ऑनलाइन पोर्टल्स को क्या अलाउ किया जाना चाहिए कि वो एडवर्टीजमेंट्स अलाउ करें बाय द लॉयर्स। हियर द कोर्ट सेड कि जो ये वेबसाइट इन्वॉल्व है ये लीगल सर्विस सेल करी थी ऑफ द लॉयर्स एट अ फिक्स प्राइस, क्योंकि वहां पर प्राइस रेटिंग दोनों मेंशन है एंड दिस इज अगेंस्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। कोर्ट ने बोला कि वेबसाइट्स इंडिपेंडेंटली रेटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ऐसे करने के लिए। एंड ये जो लॉयर्स हैं वो अपने आप को ऐसे प्लेटफॉर्म पे एनलिस्ट करके इस प्रोफेशन की नोबिलिटी को दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन, विच इज वाई the court said that it is wrong and specific observation, it is agonizing that some of the legal professionals today are trying to adopt a business model. Legal service is neither a job nor a business. A business is driven by profit motive, but in law ये हम मानते हैं कि जो लिटिगेशन लॉयर्स होते हैं जो कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं वो एक सर्विस कर रहे हैं सोसाइटी को, एंड दिस सर्विस फीस जो है इट इज टू बी पेड आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर टाइम एंड नॉलेज, और इसको लेके हम सॉलिसिटेशन नहीं कर सकते या इसकी रेटिंग नहीं कर सकते या फिक्स रेट्स डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का इस केस में कहना है। देन नेक्स्ट, the case that obviously you must be aware of and it has shaken the entire nation, the rape case involved in RG Medical College case। अब इस केस में क्या होता है कि जैसे we all know कि a dead body was found of a doctor in the seminar room। हाई कोर्ट ने यहाँ पर सीबीआई को डायरेक्ट किया कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, पुलिस इज नॉट एबल टू कंट्रोल द पब्लिक वेंडलाइजेशन भी हमने देखा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं अभी तक इस केस के रिगार्डिंग। सो द केस वॉज हैंडेड ओवर टू सीबीआई because on the basis of apprehension also raised by the parents and other people। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में suo motu cognizance लिया, मीनिंग द कोर्ट एक्टेड बाय इटसेल्फ, पिटिशन नहीं गई थी कोर्ट के पास बट द कोर्ट एक्टेड बाय इटसेल्फ सीइंग द वेंडलाइजेशन दैट हैपेंड। एंड यहाँ पर कोर्ट ने अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया कि इतना सिस्टमैटिक फेलियर है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से कि ये लोग 7,000 पीपल हैव reached the hospital and they vandalized the property and what was the police doing? Didn't the police, if these 7,000 people were coming towards the hospital, how can the police not know that this situation is going to happen? Why did they not take steps? तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, कॉन्स्टिट्यूट करी है कि वो रिकमेंडेशंस बताए कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स फॉलो करे जाने चाहिए। बहुत सारे इश्यूज सुप्रीम कोर्ट ने देखे और रेज करे कि जैसे सीसीटीवी कैमरास नहीं है, नाइट शिफ्ट्स में कॉमन वॉशरूम्स हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर इस केस में रेज करे गए। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स ने भी अपने आप को इस केस में फिर इंटरवीन करा कि हमें भी इस केस में पार्टी बनाया जाए। दे ऑल्सो रेज कंसर्न्स रिगार्डिंग दी सेफ्टी ऑफ द मेडिकल वर्कर्स इन द हॉस्पिटल। सो
ये एक इम्पॉर्टेंट केस बनता है जानकारी के लिए कि क्या क्या इस केस में चल रहा है अभी. इट विल कीप कमिंग इन द फर्दर मंथ्स, वी विल कीप अपडेटिंग यू. देन यू कैन ऑल्सो चेक आवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट. जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल इवेंट्स आते हैं, वी पोस्ट about them on our channel, on our Instagram, so that you stay updated. We've clearly mentioned about the National Task Force and what really happened before the Supreme Court in detail, so you can check there as well. देन ये वाला जो केस है, दिस पर्टेन्स टू अ पीआईएल. एक पीआईएल फाइल होती है कि प्रिजन्स में जो ओवर क्राउडिंग है उसको अब्सॉर्व किया जाना चाहिए. तो अब यहाँ पर कोर्ट क्या बोलता है कि पहली बात तो सेक्शन 479 बीएनएसएस इज अंडर द परव्यू हियर. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया लॉ आ गया है उसमें क्या आया है कि एक रिलैक्सेशन आया है. फर्स्ट टाइम जो ऑफेंडर्स होते हैं, अगर वो अंडर ट्रायल है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि वो अक्यूज्ड कि वो गिल्टी है या नहीं, गिल्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, वो अक्यूज्ड है अभी, और अगर वो अंडर ट्रायल है एंड उनकी पनिशमेंट ऑलरेडी हाफ कंप्लीट हो चुकी है, जो भी उनका मैक्सिमम पीरियड था, मान लीजिए 10 साल का मैक्सिमम पीरियड अवार्ड हो सकता था उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, और वो 5 साल की सजा ऑलरेडी काट चुके हैं, दे हैव बीन इन डिटेंशन फॉर 5 years, केस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा. सो ये प्रोविजन पहले भी था, बट बीएनएसएस में क्या रिलैक्सेशन आया कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया कि वो लोग 1/3 में भी. सो अगर यहाँ पे 10 years है, सो इफ देव गॉन 1/3, सो 3 years 3 months का already they've undergone the imprisonment, then they will be released. So this was the condition here, and यहाँ पर कोर्ट ने बोला क्लियरली कि ये जो रिप्लेसमेंट है, जो नया लॉ आया है, that will apply retrospectively, meaning from the back date. It means that provision will apply to all under trials in cases जो 1 जुलाई 2024 is the date जब ये लॉ, नया जो लॉ है बीएनएसएस का, वो इम्प्लीमेंट हुआ. बट जो पहले का है, 1 जुलाई से पहले के केसेस हैं, उसमें भी ये अप्लाई होगा. तो मान लीजिए कि अगर कोई केस हुआ था इन से 2012, देन इफ द पर्सन हैज ऑलरेडी गॉन द इम्प्रिजनमेंट जो उसकी प्रिस्क्राइब थी, उसकी 1/3 ऑलरेडी हो चुकी है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसको भी अप्लाई होगा, ना कि 1 जुलाई के बाद के ऑफेंसेस को अप्लाई होगा. एंड what did the court do? They also called upon the superintendent, जो भी डिफरेंट जेल्स के सुपरिटेंडेंट हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको बोला गया कि जो भी अक्यूज पर्सन डिटेन्ड है उनकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया जाए, एंड they should be given bail and it should be done as expeditiously and within 3 months. ये टाइम पीरियड भी यहाँ पर डिफाइन किया गया. सो दीज आर द केसेस जो इंपॉर्टेंट रहे हैं इस मंथ के लिए. देर विल ऑल्सो बी मोर केसेस टू कम इन सितंबर, वो हम सितंबर मंथ में डिस्कस करेंगे. अगस्त के इन केसेस के अलावा जो भी केसेस हैं, एज आई मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, वो हमारे पीडीएफ में अवेलेबल हैं ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in. तो आप वहां से जाके वो केसेस देख सकते हो. यू कैन रजिस्टर फॉर दैट मॉड्यूल एंड गेट एक्सेस टू दोज केसेस. फर्दर हम सारी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे, इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं. सो मेक श्योर यू आर following us here as well as on Instagram. And for more updates, keep following us, click on the bell icon and subscribe to our channel.